सुप्रभात बच्चों। आज मैं पार्ट 2 का गुल्लेबाज लड़का जो एक कहानी है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम लोग बचपन के साथी किन्हीं कारणों से हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। ऐसे ही दो साथियों को याद किया गया है। एक का नाम हरवंश और दूसरा बोधराज। बोधराज देखने में क्रूर लगता था, परंतु मैना के बच्चों को चील से बचाने के लिए उसने गुलेल छोड़कर उन बच्चों को दाना खिलाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह की कहानी है। इसमें लेखक भेष साहनी जो है छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। लेखक कह रहे हैं कि जिस समय मैं छठी कक्षा में पढ़ता था उस समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरवंश नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो स्याही की दवात उठाकर पी जाता। दवात इंक पॉट आप लोग समझते होंगे। पहले होता था क्या कि स्याही को घोर दिया जाता था, घोल करके उसको एक बर्तन में रखा जाता था जिसे द्वात बोला जाता था। उसे किसी ने कह रखा था कि काली स्याही पीने से अकल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो वह लड़का जो था बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता। क्या बोलता? मार डाला, मास्टर जी ने मार डाला। वह इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ। कहने का मतलब है कि जब उसको क्लास में मास्टर जी मारते तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था और इतना ज़ोर से चिल्लाता था कि उसके अगल बगल जो मास्टर लोग पढ़ाते थे अपने अपने वर्ग में क्लास में, वो लोग भी क्लास से बाहर निकल कर के देखने लगते कि क्या हुआ। मास्टर जी ठिठक हाथ नीचा कर लेते, यानी मास्टर जी रुक जाते और रुक करके हाथ को नीचे कर लेते। यदि वह उसे पीटने लगते तो हरवंश सीधा उनसे चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगता, माने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में वो कहने लगता। क्या कहता? अब की बार माफ़ कर दो जी, अब की बार माफ़ कर दो जी। आप बाप हो जी, आप अकबर महान हो जी, आप सम्राट अशोक हो जी, आप माई बाप हो जी, दादा हो जी, परदादा हो जी। यानी कि वो इतना ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके ऊंची आवाज़ में कहता। और जिस तरह से कुछ बच्चे कॉमेडियन टाइप के होते हैं ना, मजाक, उस तरह से वो कहता। और मास्टर जी को वो कभी बादशाह बनाता, कभी अकबर बनाता, कभी अशोक बनाता, कभी माई बाप दादा परदादा, यानी जो आता वो कहता। इस तरह का वो बालक नटखट था। क्लास में लड़के हंसने लगते और मास्टर जी छह पर उसे पीटना छोड़ देते
ऐसा था वह हरबंश, ऐसा था वह हरबंश। हरबंश उस लड़के का नाम था। हर आए दिन बाग में से मेढक पकड़ लाता, चूँकि वो शरारती लड़का था, और कहता कि हाथ पर मेढक की चर्बी लगा ले तो मास्टर जी के बेत का कोई असर नहीं होता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेत पड़ा है। तो बच्चों में देखिए किस तरह का ये जो है धारणा बन जाता है, लोग क्या क्या सिखला देते हैं। आप सोच सकते हैं कि उसको भी इस तरह का धारणा बना कि मेढक की चर्बी हाथ में लगा लेने से बेत का कोई असर नहीं पड़ता। तो एक दूसरा सहपाठी था बोधराज। एक तो हरबंश था और दूसरा सहपाठी कौन था? बोधराज। इससे हम सब डरते थे, हम सब डरते थे। कौन कह रहे हैं? लेखक। जब लेखक सब डरते थे जब वह चिकोटी काटता। इतना उस शरारती लड़का था बोधराज कि उसे सब डरते थे बच्चे। जब वह चिकोटी काटता तो लगता जैसे सांप ने डस लिया। बड़ा जालिम लड़का था वो। क्या था? जालिम था, शैतान था, क्रूर था वो। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से वह बर्रे पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की ताक में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पीन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टाक लेता। माने इस तरह का शरारती बच्चा था और इतना गंदे हरकत वो किया करता था। यानी विषैले जीव जंतु से भी उसे डर नहीं लगता था कि ये कीड़े मकोड़े विषैले होते। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाता था। बोधराज का खून इतना कड़वा है, बोधराज का खून इतना कड़वा है कि कुछ भी महसूस नहीं होता। यानी बिच्छू काटने पर लोगों के प्राण निकल जाते हैं और बोधराज को कोई भी कुछ भी महसूस नहीं होता था कि उसने बिच्छू ने काटा या नहीं काटा। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना जो था वो अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर उसका निशाना जो था वो अचूक था, यानी कभी चूकता नहीं था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता था कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसले में से तिनके और थिगलियाँ टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। यानी फटे पुराने जो भी कपड़े या जो उसमें जो पौधों के पेड़ पत्ते वगैरह जो रहते थे जो घोंसला में, वे उनके
गुलेल के गोलियों से टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। यानी कि इस तरह का वह लड़का जो था हरबल शरारती था। पक्षियों के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति उसके हृदय में तनिक भी मोह ममता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तभी तो उन्होंने इस तरह का हरकत किया करता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। यानी जब भी वह खेल खेलता था उसमें कोई ना कोई जीव जंतु, यानी पक्षी हो, जलचर जीव हो, या जो भी कीड़े मकोड़े हो, को कष्ट जरूर पहुंचाया करता था। बोधराज की माँ भी उसे क्या कहती थी? राक्षस कहा करती थी। राक्षस कौन कहा करते थे? बोधराज की माँ। बोधराज जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता। कभी मैना का बच्चा, या तरह तरह के अंडे, या कांटेदार झाऊ चूहा। चूहा में एक कांटेदार झागूदार चूहा होता है जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं, उससे भी वह नहीं डरता था। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता था, उसके हाथ पर काट खाता था। यानी कहने का मतलब है कि किसी से वो झगड़ा कर लेता था, और जब किसी के साथ झगड़ा होता था तो छाती में धक्का मारता था। यानी शारीरिक रूप से वो हिष्ट पुष्ट था। और दांत काटने में तेज था, तभी तो जिसके साथ झगड़ा होता था उसके हाथ काट खाता था। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घर को चले जाते हैं। आमतौर से बच्चे स्कूल में छुट्टी होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, तो लेखक भी अपने घर चले जाते थे। मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता। चूँकि वो शरारती था, उसे घर थोड़े ही दिखाई देता था। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। कभी कभी हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन वह कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। गोह एक जानवर है जो मिट्टी के छेद में, बिल में या पानी में भी रहता है। वो लंबा, उसका पूँछ भी बड़ा होता है, 4 पैर होते हैं। मगर बोधराज गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होते हैं? नहीं तो क्या होती है गोह? प्रश्न करता है। गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिश्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। तो ये सुन करके हम सिहर उठे कि इस तरह के जानवर के साथ वो खेलता है हमारे घर में। लेकिन यहाँ वो किस्सा सुना रहा है, कह रहा है कि हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोह रहती है। फिर वह बोला, जिस चीज़ को वह अपने पंजों से पकड़ ले, जिस चीज़ को
वह अपने पंजों से पकड़ ले, वह उसे कभी नहीं छोड़ती। और नहीं छोड़ती गो, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ती, चाहे गो का प्राण ही क्यों न चाहे चला जाए। हम फिर सिहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं, वे दीवार फाड़ने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ेगी, इतना उसका पंजा मजबूत होता है। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? बच्चा जिसे वो कहानी कह रहा था वो प्रश्न करता है कि फिर दीवार को तुम्हारी जो गोह है वो छोड़ती कैसे है? तो मैंने पूछा, ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। क्या करते हैं चोर? ऊपर पहुंच कर के उसे थोड़ा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई। यानी उनके पिताजी जो थे वो सर्विस करते थे और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, क्या था? बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊंची ऊंची और ढालवा, कमरे बड़े बड़े, लेकिन दीवार में लगता जैसे गरा भरा हुआ है। दीवार में क्या लगता? गरा भरा हुआ है। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था मगर बड़ा खाली खाली सा था, क्योंकि घर में रहने वाला और कोई था नहीं। शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त यार भी वहाँ पर नहीं था, क्योंकि ये पहले गए थे। इनके पिताजी का वहाँ तबादला पहले हुआ था। तरक्की होने के बाद वो गए थे तो इनको कोई बच्चा दोस्त था ही नहीं, किसी से परिचय था ही नहीं, तो दोस्त यार कहाँ मिलता। और उसमें भी वो शहर से दूर था। तभी वहाँ बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन
घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के आंगन में क्या था? घर पुराने थे और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के 2 बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। गोदाम माने भंडार घर जिसमें सामान सब रखा जाता है। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। कहाँ? गोदाम में। दिन भर गुटर गु चलती रहती। दिन भर क्या चलती रहती? गुटर गु। वहाँ पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। एक क्या था? मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसले के तिनके बिखरे रहते। घोंसले के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वह झाऊ चूहा लाया जिसका काला थुथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा क्या करूँगा। वो माँ भी उसे राक्षस कहती थी और बहुत समझाती थी कि वह गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करे। वह गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा था। यानी उन जो घोंसला था उसके बाद उसमें पखाना करते थे, पत्ते गिरते थे, उनके पंख गिरते थे, तो इससे कमरा जो था वो गंदा रहता था। मगर माँ तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ पक्षियों को मारे, यह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है। कहता है कि घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। तो माँ कहते हैं कि मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, पक्षियों को न मारे, लेकिन यह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है।
घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। चुनाचे जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। तो मैं जब बोधराज घर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो गई थी और गोदाम के अंदर झुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुँचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मांद में पहुँच गए हो। इस तरह चूँकि गंदा था और गंदा से उसमें बदबू आ रही थी, बला की बदबू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट, इसी से तो बदबू आ रही थी। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा, यानी बोधराज से डर गया। वह घोंसलों को तोड़ कर गिराएगा, है पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। क्या था? दहलता था, यानी अंदर ही अंदर भयभीत होता था, डरता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती थी। कौन? माँ। अब कह दिया कि घोंसले तोड़ो। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवा छत तिकोन सा बनाती थी। 2 पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबा सहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। यानी छत जो था वो ढलवा छत था, तिकोन बनाता था और उसके नीचे जो है एक लंबा सहतीर कमरे के इस पार से उस पार डाला गया था। इसी सहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था। क्या था? घोंसला था जिसमें से उभरे हुए तिनके रुई के फाहे और लटकते थिगलियाँ यानी फटे कपड़े के टुकड़े जो होते हैं उसमें हमें नज़र आ रही थी। यह मैना का घोंसला था।
कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतीर पर गुटरगू कर रहे थे और सारा वक्त सहतीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। और क्या कर ली? अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। देखा, बोधराज कह रहा था, ये बिलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने से पिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना दिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुंगा देने गए हैं, अभी आते होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज़ निकली और इसके बाद जोर से टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा छत पर जा लगा। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया कि बोधराज गया है उनके गोदाम में और वहाँ जो है कबूतर और मैना के घोंसला को तोड़ने के लिए, तो ये पहचान गया घोंसला को देख करके कि ये जो मैना है ये बिलायती मैना है, बाहर यहाँ का नहीं है। और जब लेखक उन्हें रोकना चाह रहा था कि घोंसले में गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज ने गुलेल चला दिया और इसके बाद जोर से टन की आवाज़ हुई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।